हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई। एक तो उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण सहयोग। मित्रों, उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श। और मित्रों, दक्षिण दक्षिण संवाद से अभिप्राय है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणी गोलार्ध में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र आते हैं, अतः इन्हें दक्षिणी राष्ट्रों की संज्ञा दी जाती है। ये राष्ट्र विकासशील तथा पिछड़े हुए हैं। लंबे समय तक ये राष्ट्र जो हैं वो पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। दोस्तों, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद, प्रादेशिकता, निम्न जीवन स्तर, आतंकवाद, विज्ञान और तकनीक में पिछड़ापन, जनसंख्या की अधिकता तथा गृह युद्ध इन देशों की विकट समस्याएं हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर के विकसित राष्ट्र जो हैं इन राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे हैं तथा इनकी विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए इन पर अनुचित दबाव डालते रहते हैं। ये राष्ट्र उत्तरी राष्ट्रों के कर्ज में डूबे हुए हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए प्रयास किए गए। इस भावना को विकसित करने में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन जननायकों ने दक्षिण के राष्ट्रों को उत्तर के विकसित राष्ट्रों के शोषण के इरादों से अवगत कराते हुए संगठित होने की प्रेरणा दी। दोस्तों, इसके अलावा विभिन्न ऐसे संगठन अस्तित्व में आए जिन्होंने दक्षिण दक्षिण संवाद की स्थिति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दक्षिण राष्ट्रों में संवाद स्थापित करने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। G15 संगठन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण दक्षिण संवाद को कायम करने में विगत कुछ वर्षों से विकासशील राष्ट्रों के संगठन G15 संगठन की प्रभावशाली का भूमिका बनती जो है जा रही है। फिर है G24 संगठन। दोस्तों, G24 का संगठन दक्षिण के राष्ट्रों के बीच सहयोग और एकता की भावना को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। एस्केप। दोस्तों, एशिया प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एस्केप द्वारा इस दिशा में अपना योगदान दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य संगठन भी हैं जैसे आसियान, सार्क, अरब लीग तथा अफ्रीका एकता संगठन द्वारा दक्षिण के राष्ट्रों में सहयोग की भावना का विकास करने में सार्थक योगदान दिया जा रहा है। अब मित्रों, हम दक्षिण दक्षिण सहयोग की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक संवाद और सहयोग स्थापित न होने पर यह सोचा गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात विकासशील देशों में अधिकतम संभव सीमा तक परस्पर आर्थिक सहयोग की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था। दोस्तों, इसके बाद निर्गुट शिखर सम्मेलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की गई। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई। मित्रों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1964 में स्थापित ग्रुप 77 ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए G15 ने भी त्वरित प्रयत्न किए हैं। G15 या तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। दोस्तों, G15 देशों का पहला जो शिखर सम्मेलन है वो जून 1990 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि G15 के संगठन का उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों के बीच सहयोग,
नीतिगत समन्वय तथा उनके बीच विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में समय समय पर विचार करना है। दोस्तों, G15 का संगठन अपने शेषों काल से ही विकासशील राष्ट्रों के लिए एक शक्तिशाली कार्यक्रम के रूप में उभरा है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे दक्षिण दक्षिण संवाद के विभिन्न मंचों की। मित्रों, दक्षिण दक्षिण संवाद के जो विभिन्न मंच हैं उनमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अंकटाड की। मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि अंकटाड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को की गई। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के मामलों में एक नई दिशा है। इसने विश्व व्यापार के विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। दोस्तों, यह विकासशील राष्ट्रों के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के अध्ययन का प्रथम बड़ा प्रयत्न है। मित्रों, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अंकटाड की 1998 की व्यापार एवं विकास रिपोर्ट में विश्व के वित्तीय संकट से बचाव हेतु विकासशील राष्ट्रों को पूंजी नियंत्रण की ओर लौटने की सलाह दी गई थी। अंकटाड सम्मेलन में विश्व व्यापार के मुद्दे पर विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में आपसी हितों की दृष्टि से टकराव बना रहा। इस सम्मेलन में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों को जोड़ने की बात पर बल दिया गया। दोस्तों, अंकटाड जो है ये विकासशील राष्ट्रों के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के अध्ययन का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अब अपन चर्चा करते हैं ग्रुप 77 की बैठकों की। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों में अफ्रीका राष्ट्रों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में से थे। ये राष्ट्र अपने को G77 कहने लगे। दोस्तों, इस समुदाय का गठन जो है वो 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में किया गया। वर्तमान में ग्रुप 77 के सदस्यों की संख्या जो है वो 134 हो गई है, फिर भी इन्हें ग्रुप 77 के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, ग्रुप 77 के अधिकतम राष्ट्र जो हैं वो तीसरे विश्व के हैं। इनके आर्थिक हित समान हैं तथा ये संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं। दोस्तों, ग्रुप 77 का एक अंतरंग लघु समूह भी है जिसको वर्तमान में G24 के नाम से जाना जाता है। G24 ही संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील राष्ट्रों की ओर से विभिन्न मामलों पर बातचीत करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मामलों में यह विकासशील राष्ट्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य राष्ट्रों की शिकायत रही है कि विकसित राष्ट्र जो हैं वो विकासशील राष्ट्रों के लिए व्यापार एवं संतुलित आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने में असफल रहे हैं। अब अपन चर्चा करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की। मित्रों, गुट निरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील राष्ट्र तीसरी दुनिया के हैं। इस आंदोलन को नाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पिछली कुछ अवधि से गुट निरपेक्ष राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरारे सम्मेलन ने उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण संवाद अथवा इन राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक सहयोग पर बल दिया। इस सम्मेलन में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए विकासशील राष्ट्रों का एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया। आयोग से कहा गया कि वह विकासशील राष्ट्रों में गरीबी, भूखमरी, निरक्षरता के उन्मूलन तथा आर्थिक समस्याओं के निराकरण के उपाय सुझाए। दक्षिण दक्षिण सहयोग को आवश्यक प्रोत्साहन देने तथा आपसी दीर्घकालीन हितों के लिए अस्थायी बलिदानों को स्वीकार करने हेतु एक उच्च कोटि की राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अतः दक्षिण दक्षिण सहयोग के प्रोत्साहन के लिए संस्थागत ढांचे को सुव्यवस्थित करना चाहिए। दोस्तों, ग्रुप 77 तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन दोनों ही आर्थिक और तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए तथा इनमें परस्पर समन्वय स्थापित करना चाहिए। मित्रों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में एक अलग से टॉपिक है, उसके बारे में अपन अलग से भी पढ़ेंगे विस्तार से। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसमें अधिकांश विकासशील राष्ट्र तीसरी दुनिया के हैं। इस आंदोलन को नाम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सदस्य संख्या जो है वो 120 है। और दोस्तों, पिछली कुछ अवधि से गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो हैं विकासशील राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अब अपन चर्चा करते हैं G15। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि G15 विकासशील देशों के ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई थी। दोस्तों, G15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन जून 1990 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ।
सम्मेलन में दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वह थे विकासशील देशों का कर्ज और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच वास्तविक उदारवाद। इसमें विकासशील देशों के लिए साउथ बैंक की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा शिखर सम्मेलन जो है वो काराकस में आयोजित किया गया था 1991 में। दोस्तों, काराकस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि अधिक समानता पर आधारित नई विश्व व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए न तो विकासशील देशों के लिए मांग चार्टर तैयार करने और न ही अत्यधिक टकराव का रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता संवाद या बातचीत शुरू करने की है। दोस्तों, G15 देशों के शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी विज्ञप्ति में विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतः संबंध कायम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि G15 की 15 मई 2010 को मंत्रिस्तरीय बैठक के पश्चात G15 देशों के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी ईरान द्वारा 17 मई 2010 को की गई। वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट, विकासशील देशों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर और MDG के मुद्दे शिखर सम्मेलन में चर्चा के केंद्र बिंदु थे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि G15 के संगठन का उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों के बीच सहयोग, नीतिगत समन्वय तथा उनके बीच विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में समय समय पर विचार करना है। अब अपन चर्चा करते हैं दक्षिण आयोग की। दोस्तों, हरारे में आयोजित निर्गुण शिखर सम्मेलन में दक्षिण सहयोग को त्वरित एवं प्रभावी दिशा देने के लिए दक्षिण आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय की क्रियान्विति में 2 अक्टूबर 1987 को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जिनेवा में अपना कार्यालय खोला। दोस्तों, दक्षिण आयोग की स्थापना भी दक्षिण संवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब अपन चर्चा करते हैं आसियान की। मित्रों, आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। ये संगठन इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया जैसे राष्ट्रों का संघ है। इस संगठन के निर्माण का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित गति प्रदान करना तथा सामूहिक सहयोग से ही विभिन्न साझी समस्याओं के लिए हल निकालना है। अब है सार्क। मित्रों, इस संगठन का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। इसके सदस्य राष्ट्र जो हैं उनकी संख्या 8 है। दोस्तों, सार्क का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा की मंजूरी दिए जाने के कारण दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग के नए युग का सूत्रपात हुआ है। दोस्तों, साप्टा का उद्देश्य दक्षिण एशिया में व्यापार से संबंधित बाधाओं को दूर करना है। अगला है हिमतक्षेस। दोस्तों, हिमतक्षेस की स्थापना जो है वो 1997 में की गई। ये हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वे राष्ट्र इस संगठन में सम्मिलित हैं जो हिंद महासागर के तट पर बसे हुए हैं। दोस्तों, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के हितों को बढ़ावा देना एवं आर्थिक एकजुटता के आधार पर हिंद महासागर की बाजार की रचना करना है, जिससे इस क्षेत्र के सभी राष्ट्रों के हित सुरक्षित रखे जा सकें। इसके अलावा दोस्तों, बिम्स्टेक भी जो है वो दक्षिण सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, ये थे दक्षिण संवाद के विभिन्न मंच जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने दक्षिण सहयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।